नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस का है। टॉप 50 क्वेश्चंस लगातार आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ, रिवीजन चल रहा है आपका। एक तरीके से रामबाण क्लासेस से कह सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं छांट करके लाता हूँ, सेलेक्ट करके लाता हूँ, जिससे कि बहुत जल्दी आपका जीएस का पोर्शन भी कवर हो जाए और बहुत सारे पोर्शन भी आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो जीएस के पॉइंट हैं ये बहुत सारे, तो बात करते हैं। अंत तक वीडियो बने रहेंगे और सबसे पहले एक काम करेंगे कि चैनल को शेयर कर देंगे। सबसे पहले इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के और मित्रों के साथ। तो देखिए, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट हैं इसमें, जितने भी चर्चा हो जाएगी इस क्लास में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारे देश में सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और जिसका नाम है वैरन द्वीप, और ये स्थित है अंडमान निकोबार में। से छाप लेना और रट लेना। पूरे भारत में अगर एक्टिव वॉल्केनो की बात करें, सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में, तो ये दक्षिण में ही है। और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका अंडमान उत्तर में और अंडमान उत्तर में है और निकोबार दक्षिण में है ना, मैं कंफ्यूज हो गया बताने में। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें टोटल 224 आइलैंड है, टापू है। ठीक है, बिन 224 में से एक टापू पे, वैरन नामक टापू पे ज्वालामुखी का नाम है, जिसका नाम है वैरन द्वीप। टापू का भी नाम है वैरन है और ज्वालामुखी का भी नाम क्या है, वैरन द्वीप। तो एकमात्र है पूरे देश में वैरन द्वीप, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। और दक्षिण एशिया का भी, दूसरा पॉइंट ऐसे भी लिख लो, ऐसे दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है। क्योंकि दक्षिण एशिया के अंतर्गत जितने भी देश भारत के साथ आते हैं उनमें भी कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, सिवाय ऐसे छोड़कर। ठीक है, तो नोट कर लेना और छाप लेना, अंडमान निकोबार में स्थित है। और अंडमान निकोबार कहां पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ये लिख लेना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार में। द्वीपों की संख्या कितनी है, 224, ये भी नोट कर लेना। अब बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका ने वर्ष 1867 में रूस देश से, दो देशों की चर्चा, ध्यान रखना, अमेरिका और रूस, और एक वर्ष है 1867। तो अमेरिका ने 1867 में रूस से एक राज्य खरीदा था और राज्य का नाम है अलास्का राज्य। राज्य का क्या नाम है, अलास्का राज्य। यदि आपके पास दुनिया का मानचित्र, विश्व का मानचित्र लेकर के आप पढ़ रहे हैं या चिपका रखा है अपने अपने स्टडी रूम में, यहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आप अगर देखेंगे मानचित्र में, तो अलास्का राज्य आपको जो दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, कनाडा की सीमा से लगा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, कनाडा की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ दिखेगा। पश्चिम का मतलब है पृथ्वी गोल है, अगर गोल के हिसाब से स्वरूप से देखेंगे तो अलास्का अमेरिका का हिस्सा रहा है। ठीक है, सॉरी, रूस का हिस्सा रहा है। पहले ये राज्य किसका हिस्सा था, रूस का। तो अमेरिका ने इसे खरीद लिया 1867 में। अब किसका हिस्सा है, ये अमेरिका का। लेकिन इसकी भौतिक जो बाउंड्री है ना, फिजिकल बाउंड्री, जैसे एक खेत से दूसरा खेत होता है ना, मेड़ बीच में होता है तो दूसरे खेत में जा सकते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जा सकते हैं, फिजिकल बाउंड्री वाई बोलते हैं। जैसे भारत से बांग्लादेश में चले जाओ, बांग्लादेश से भारत में आ जाओ, 7 सिस्टर के राज्य लगे कि ना लगे। जैसे नेपाल से भारत में आ जाइए और भारत से नेपाल चले जाइए, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार की नेपाल से लगी है कि नहीं लगी, इसे बोलते हैं फिजिकल, मतलब भौतिक रूप से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो भौतिक रूप से इसकी जो सीमा लगी है वो लगी है कनाडा से। ठीक है, दुनिया के हिसाब से, क्योंकि राज्य तो वही रहेगा, आप कहीं भी खरीद सकते हैं। जैसे जमीन मकान दुकान खरीदते तो वो तो स्थिति तो वहीं रहेगी खरीदने के लिए, लेकिन अगर आप खरीदेंगे तो आप मालिकाना हक कौन का हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ऐसे ही मालिकाना हक अलास्का राज्य पे कौन से देश का है, अमेरिका का। तो अमेरिका ने कौन सी साल में खरीदा, 1867 में। कौन से देश से खरीदा, रूस से खरीदा था। इस पॉइंट को याद रखना। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि अलास्का की जो भौतिक सीमा कौन से देश से, कनाडा से। ये भी नोट कर लेना। ठीक है, मानचित्र देख के स्पष्ट हो जाएगा। काफी यहाँ पे ठंड रहती है, काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। अलास्का राज्य बहुत प्रसिद्ध है अमेरिका का। विश्व की सबसे लंबी समुद्री सीमा की बात कर रहे हैं, दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सीमा कनाडा की है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा समुद्र, कोस्टल एरिया की बात करें, समुद्री सीमा की बात करें, तो कनाडा की दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। जैसे भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, उसके बाद तमिलनाडु की। ये 3 राज्यों में भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा है। जैसे कि दुनिया में सबसे लंबी सीमा कौन सी है, कनाडा की। और कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। और कनाडा कौन से महाद्वीप का देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, जो कि मध्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, मध्य में स्थित है। कनाडा, माफ कीजिए, मध्य में स्थित नहीं है कनाडा, उत्तर में बिल्कुल। कनाडा के दक्षिण में अमेरिका और अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको। इस तरीके से दुनिया में देशों की स्थिति है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, एक देश था रंगून। जब आप 1857 क्रांति भारत में पढ़ेंगे तो 1857 क्रांति के समय इस देश का उल्लेख आता है रंगून, है ना। जो हमारा मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट भारत का, बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी, बाबर ने करी। तो अंतिम मुगल सम्राट जब 1857 का विद्रोह शुरू हो गया, आजादी की पहली लड़ाई शुरू हो गई,
तो वो दिल्ली से नेतृत्व किया उन्होंने वक्त खां के साथ मिलकर। 2 लोग थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय और एक वक्त खां। तो उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया भैया, है ना, 1857 क्रांति में। तो उन्होंने लड़ा, तो उनको अंग्रेजों ने हरा करके, परास्त करके कहाँ पे भेज दिया, रंगून में। तो उस समय रंगून नाम आता है, फिर रंगून का क्या नाम हो गया आगे चल के, बर्मा नाम हो गया। ठीक है, बर्मा के बाद इस समय क्या बोलते हैं इस देश को, म्यांमार। तो 3-3 नाम इस देश के रहे, चाहो तो तीनों लिख लेना, मैंने तीनों लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए। बताना मैं क्या चाह रहा हूं, इस देश की मुद्रा बता रहा हूं आपको। मुद्रा पुलिस के एग्जाम में आनी है, क्योंकि प्रीवियस पेपर उठा के देखो, एक मुद्रा राजधानी पूछी गई है, ये भी आपको पढ़ने हैं। इसके नोट्स भी हमने टाइप करा लिए हैं, हो सकेगा तो ऑनलाइन वालों को भी दे देंगे। ऑनलाइन वाले कहाँ से लेंगे, ऑनलाइन वाले अगर संपर्क में होंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से ले लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम आपको बताएंगे। तो मुद्रा क्या है, कयात। ठीक है, कौन से देश की है, म्यांमार की, ध्यान रखना। और म्यांमार और भारत अलग किससे होते हैं, बंगाल की खाड़ी से। और बीच में एक पर्वत श्रृंखला है बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के बीच में, जिसका नाम है अराकन योमा पर्वत। ठीक है, अभी एक विद्रोह चल रहा है मणिपुर में, पिछले 2 महीने से हिंसा चल रही है 2 जातियों में, 2 जनजातियों में। एक कुकी जनजाति है वहां की, एक मैतेई जनजाति है। ठीक है, तो कुकी और मैतेई जनजातियों पर जो विद्रोह चल रहा है पिछले 2 महीनों से, अपने अधिकारों को लेकर के और अपनी बहुत सारे संसाधनों को लेकर के चल रहा है। तो इनमें से जो जनजाति के लोग हैं, कौन से, मैतेई वाले। मैतेई वाले जो लोग हैं, कुकी जनजाति का मानना है कि जो मैतेई समुदाय है जो मणिपुर के अंदर, वो कहां से आया है, वो म्यांमार से घुसपैठ करके आ गया है। और कौन से राज्य में आ गया, मणिपुर में आ गया, और भी राज्यों में आ गया, लेकिन मणिपुर में ज्यादा आ गया, ऐसा उनका तर्क है वहां पे। खैर, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। भारत से बर्मा को अलग कब किया गया था, ये पॉइंट भी कई बार आता है, तो ये भी लिख लेना, 1937 में। भारत से बर्मा को कब अलग कर दिया अंग्रेजों ने, 1937 में अलग कर दिया था। ठीक है, ये पॉइंट आता है कई बार। भारत शासन अधिनियम बन के आया था 1935 का, जिसका लगभग 70% हिस्सा इस समय हमारे संविधान में है। तो इसी में पारित किया गया था कि बर्मा को अलग किया जाएगा, तो 2 साल बाद अलग कर दिया था, 35 के 2 साल बाद, मतलब 1937 में। ठीक है, नोट करते चलना जी। गागर में सागर एक तरीके से रामबाण क्लास है आपकी, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आएगी जी, क्लास टॉप 50 क्वेश्चन भाई। सबसे ज्यादा मौसम की घटनाएं कौन से मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में, रट लेना। जितनी मौसम की घटना, जैसे बारिश का समय चल रहा है, बिजली का कड़कना होता है, धूल भरी आंधी होती है, हवा होती है, जो भी मौसम से संबंधित घटनाएं होंगी, वो सब घटना किस में होती है, क्षोभ मंडल में से रट लेना। ये पहला ही मंडल होता है। जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, क्रस्ट पर रह रहे हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत क्या बोलते हैं, क्रस्ट इंग्लिश में, और वैसे क्या बोलते हैं, भूपर्टी। जिसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में हम सांस ले रहे हैं। तो इससे ऊपर कुछ किलोमीटर के ऊंचाई में हम चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा मंडल मिलेगा हमें, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की किलोमीटर की कुछ डिस्टेंस में, पृथ्वी से क्षोभ मंडल के कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस में ये वाला मंडल होता है, और इसी में सारी मौसम की घटनाएं होती है। ठीक है, तकरीबन अगर किलोमीटर की बात करें तो 10 या 16 किलोमीटर के आसपास की एक परिधि होती है, उसमें क्षोभ मंडल की परिधि आती है, जिसमें सबसे ज्यादा मौसम संबंधित घटनाएं होती है। विश्व का सबसे बड़ा सागर, देखो सागर की बात हो रही है, ना कि महासागर की, ध्यान रखना, यहां से गलत नहीं हो जाए क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा सागर, सागर का मतलब छोटा हिस्सा, महासागर की बात नहीं कर रहे, महासागर तो बहुत है ना, बहुत का मतलब महासागर बहुत बड़ा होता है, 7 महासागर है दुनिया में। ठीक है, उनकी चर्चा करेंगे कौन कौन से महासागर है। तो दक्षिणी चीन सागर ये दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, ना कि महासागर की बात कर रहे हैं। महासागर की बात करेंगे तो जैसे हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, उत्तर अटलांटिक हो गया, दक्षिण अटलांटिक हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, इनकी सागरों की बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ सागर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, चीन के दक्षिण में स्थित है। तो इस वजह से इसे पढ़ते हैं दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, यहाँ पे चाइना विवाद भी करता रहता है अड़ोसी पड़ोसी देशों से बहुत सारा, कई जैसे ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, और भी बहुत सारे देश हो गए। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था, एक साधु बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए, या जीवन का तत्व प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आप ऐसे कह सकते हैं। तो आप भी बेटा सारी चीजों को छोड़ दो एक वर्दी प्राप्त करने के लिए, यहां से सीख लो। इन्होंने तो घर छोड़ा था, तुम घर नहीं छोड़ रहे, तुम तो कूलर में, एसी में, पंखे में, सब में रहते हो बेटा, और मजे से पढ़ाई कर रहे हो, पूरी सुविधाएं हैं, संसाधन है ना, मोबाइल से लेकर के, फेसबुक से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर के, सोशल मीडिया है। उस समय तो नहीं थी इनके पास कुछ भी सोशल मीडिया। अगर बात करेंगे तो 6वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध जी के बारे में मैं। उन्होंने उस समय घर छोड़ करके, गृह त्याग करके क्या प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, जो कि दुनिया में ज्ञान दिया, सबसे पहले भारत में दिया वो ज्ञान। और भारत में कहाँ पे दिया था ज्ञान, सारनाथ में 5 लोगों को। तो पहला उपदेश का मतलब ज्ञान देना। तो पहले इन्होंने ज्ञान लिया था घर को छोड़ करके। तो घर छोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, महावीर निष्क्रमण कहते हैं बौद्ध ग्रंथों में। इस वजह से जैसे आप
इतिहास में या अपने एंशियंट हिस्ट्री में, मिडिएवल में, या जो भी अंग्रेजों का रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एंशियंट हिस्ट्री में खास करके मैं बात करूं, जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में या भागवत धर्म में, शैव धर्म में, ऐसे ऐसे साधु सन्यासी रहे जिन्होंने कम संसाधनों में, उस समय ना के बराबर संसाधनों में अपना एक नाम स्थापित किया, मुकाम स्थापित किया, सिद्धांत स्थापित किए, जिनको दुनिया आज तक मान नहीं है। आप सिर्फ एक सिद्धांत स्थापित करो कि सब चीजें छोड़ के तैयारी करो, ईमानदारी थे, जोरदारी थे, घर मत छोड़ो, है ना, लेकिन बाकी की चीजें न छोड़ो। तो महावीर निष्क्रमण क्या बोलते हैं? घर छोड़ने की घटना को। पहला उपदेश दिया उसे क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। वो कहाँ पे दिया? सारनाथ में। पंचवर्षीय योजना होती है 5 साल की भैया, ये भारत के विकास का आज बनाई जाते हैं। तो ये 5 साल की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब पारित करना, मोहर लगाना। पारित करने वाला व्यक्ति, इसे आगे ले जाने वाले कौन होता है? एनडीसी डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद। उत्तर लिख लेना, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये पंचवर्षीय योजना को फाइनल मोहर यही देती है, फाइनल अंतिम मंजूरी यही देता है डिपार्टमेंट। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई जाती है। और पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट हमने अपनाया वो रूस के संविधान से लिया, रूस से अपनाया। पहली पंचवर्षीय योजना कमेंट बॉक्स में बताओ, और अंतिम पंचवर्षीय योजना भी कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट से वर्षों को बता दीजिए। माउंट सैमरू, ये बड़ा ज्वालामुखी चर्चा में रहता है, सैमरू नाम है इसका। माउंट का मतलब पहाड़ हो गया, किसी पहाड़ पे ही फटते हैं ज्यादातर जे। तो माउंट सैमरू जावा द्वीप पर स्थित है। ये ज्वालामुखी कहाँ है? जावा द्वीप। और जावा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। जावा द्वीप कौन से देश में? इंडोनेशिया। उत्तर लिख लेना। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, बहुत फेमस, इंडोनेशिया का। दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है भाई साहब, विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी देश इंडोनेशिया है, इस बात को याद रखिएगा। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया दुनिया के सबसे ज्यादा हजारों द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, लगभग 13 से 14 हजार द्वीपों से मिलकर के इंडोनेशिया का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। माउंट सैमरू जावा द्वीप पर स्थित है, और जावा द्वीप धान की खेती के लिए भी जाना जाता है। कौन सी खेती के लिए? धान की खेती के लिए, जो कि भारत में सबसे ज्यादा पहले स्थान पे आती है ये खेती। किसमें? उपभोग में, कंज्यूम में, लोग सबसे ज्यादा खाते हैं धान। ठीक है, उसके बाद गेहूं का नंबर आता है, फिर मोटे अनाज का। 1912 की बात कर रहे हैं हम, जब दिल्ली राजधानी बन गई थी 1912 में, तो एक अखबार निकलता था अल हिलाल के नाम से। कौन सा अखबार है ये? अल हिलाल। निकालने वाले थे अबुल कलाम आजाद। कौन निकालते थे इसको? अबुल कलाम आजाद निकालते थे। तो इसने एक तरीके से खिलाफत आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस अखबार ने। तो अखबार निकलता था, प्रकाशित करते थे, भारतीय लोगों को जुटाते थे, इकट्ठा करते थे अंग्रेजों के विरोध में, अंग्रेजों के खिलाफ में। तो अल हिलाल ने खिलाफत आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब तक भारत की राजधानी दिल्ली बन चुकी थी। आपको पता है 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। और ये अखबार कब निकाला गया? अल हिलाल, अबुल कलाम आजाद के द्वारा 1912 में। नोट कर लेना, छाप लेना। और इस अखबार को एक तरीके से और पूछ लिया जाता है कौन से आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो खिलाफत आंदोलन लिख लेना उत्तर में। ठीक है जी। वर्ष 1947 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। उस समय जब भारत आजाद हो गया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, छाप लो और नोट कर लो। सबसे लंबा राजमार्ग भारत का NH7, जिसका नाम NH44 हो गया है, जो कि उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। किसे जोड़ता है भाई साहब? उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, पहले 7 था, बाद में क्या नाम हो गया इसका? 44 हो गया, जो कि बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। बनारस से कन्याकुमारी को जोड़ता है ना। बनारस उत्तर में हो गया, कन्याकुमारी दक्षिण तमिलनाडु में हो गया। आगे बात करते हैं प्रकृति में पाए जाने वाला, मतलब संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे लिख के आ गया, सबसे कठोरतम पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाला, नेचुरल रूप से पाए जाने वाला प्रकृति के अंदर, तो कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। और हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में पन्ना की खान में, और कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा हैदराबाद की खान से निकाला गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। आगे बात करते हैं, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर महान, जो कि यूनान से आया था, है ना, यूनान से आया था, तो इसने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था। कब किया था? 326 बीसी में आक्रमण। ईसा पूर्व लिख लेना। राष्ट्रपति शासन यदि हमें लगाना है तो कौन से आर्टिकल के द्वारा लगाएंगे? राष्ट्रपति शासन। देखो सिकंदर वाली बात सुन लो पहले। सिकंदर महान ने आक्रमण किया पंजाब पर, उत्तर पश्चिम भारत से प्रवेश किया था, तो पंजाब पे आक्रमण किया था। और पंजाब में राजा पोरस उस समय राजा शासन में थे, तो राजा पोरस और सिकंदर की लड़ाई हुई, लेकिन पूरी ताकत से राजा पोरस लड़े। राजा पुरु भी बोलते हैं, लड़े सा पूरी ताकत थे, दांत खट्टे कर दिए एक तरफ, एक तरीके से पूरे बात करें तो। सिकंदर इस बात से खुश होकर के उनके राज्य को वापस लौटा दिया था, लेकिन सेना ने आगे जाने से मना कर दिया, नदी को पार करने से मना कर दिया था। एक मध्य में ब्यास नदी रास्ते में पड़ी थी,
तो सेना ने कहा हम नहीं जा पाएंगे, कैसे पार करेंगे? तो सिकंदर वहीं से वापस लौट गया अपने सेनापति को छोड़कर, और उसके सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। तो फिर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया 305 BC में। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ताकतवर शासक था मौर्य वंश का, 6 लाख की सेना ही साहब चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और शासन दुनिया का सबसे बड़ा शासन था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का, ईरान और इराक तक शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसे हरा दिया। तो इसे किसे हरा दिया? सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति भारत में छोड़ के गया, हरा दिया। तो वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। इतिहास हमें एक बात और बताता है, जब जब लड़ाइयां होती हैं और एक दूसरे हारते हैं तो वैवाहिक संबंध अक्सर करके इतिहास में बताए गए स्थापित होते हैं। तो शादी करी साहब अपनी लड़की हेलेना की, और भी नाम उल्लेख है इनकी लड़की के, सेल्यूकस निकेटर की। 4 राज्य मुफ्त में का दहेज में दे दे, 4 राज्य, है ना। आजकल साइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर लड़ाई है, जानते 4 राज्य दे दे भैया वाहन। मुंबई दहेज में दे गए। मुंबई अंग्रेजी शासन में 1661 में किसने दहेज में दे दिया था? पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था, चार्ल्स सेकंड के साथ शादी करके, ठीक है। कैथरीन कैब्राथा करके एक रानी थी पुर्तगाली, उसको। तो राष्ट्रपति शासन किस में लगाते हैं? आर्टिकल 356 में। और राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया जाता है? राज्यों में लगाया जाता है। राष्ट्रपति को ही अधिकार होता है राष्ट्रपति शासन लगाने का, जब राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ जाए तो, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था, छाप लेना इस बात को। कब शुरू हुआ था? 1969, मतलब कई साल बाद। और नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग कब भाई? 1901 में। जितने नोबेल पुरस्कार हैं जो स्वीडन में दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी कोपेनहेगन में दिए जाते हैं, 1901 में देना शुरू हुआ था। लेकिन 1901 में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, है ना, लिटरेचर हो गया, इन सब्जेक्ट्स में दिया जाने लगा। लेकिन इकोनॉमिक्स उस समय शामिल नहीं थी। इकोनॉमिक्स कब शामिल हुआ? 1969 में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जी कई बार आता है, जो अलग होता है वही आता है, वही छापना होता है आपको। रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में। आगे बात करते हैं, सूर्य की सतह का तापमान। सूर्य होता है, सूर्य की ऊपर की जो सतह होती है, जैसे क्रीट या कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना बीमारी, भाई कोरोना नहीं, क्रीट और कोरोना उसे बोलते हैं। उसकी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे नोट कर लेना, छाप लेना। और सूर्य के अंदर का कोर बोलते हैं या क्रोड बोलते हैं, क्रोड वाले भाग का सूर्य के अंदर की बात करें, जो अंदर हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर ऊर्जा पैदा करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैस मिलकर सूर्य के ऊर्जा का स्रोत होता है एक तरीके से, जो पृथ्वी पर तकरीबन 8 मिनट कुछ सेकंड में प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है ना। तो उस ऊर्जा का स्रोत होता है। उसके अंदर जब ऊर्जा निर्माण होती है तो 15 लाख डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है अंदर का। कितना? 15 लाख डिग्री सेल्सियस। और ऊपर का 6000 डिग्री। 73वां संविधान संशोधन खूब पढ़ा होगा और खूब ही आता है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, 1992-93 में हुआ था ये संशोधन, ठीक है। और इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई बेटा? धैर्य लगा के और ध्यान से पढ़ते रहो। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और कितनी विषय? 29 विषय शामिल की गई। और एक आर्टिकल था, आर्टिकल 243। ये तीनों चीज कब आई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, भाई साहब, है ना। छापते चलो, नोट करते चलो। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी वजह से मौसम ऋतु परिवर्तन की घटनाएं इसी वजह से होती है पृथ्वी पर, ठीक है। क्योंकि झुकी, अगर झुकी हुई नहीं होती तो जो मौसम और ऋतु परिवर्तन की घटनाएं नहीं होती, ऐसा भूगोलवेत्ता वैज्ञानिकों का अध्ययन के बाद मानना होता है। इस क्रम में भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब है तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ किसी क्षेत्र को प्रायद्वीप बोलते हैं, जिसके तीनों तरफ सागर लगा है। जैसे भारत के तरफ लिखा है तो भारतीय प्रायद्वीप किसे? दक्कन के पठार को भी कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल बात है, सरल बात है। दक्कन का पठार कहाँ है? दक्षिण भारत में। और दक्कन का पठार का विस्तार कहाँ पे? दक्षिण भारत में। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु या ऊपर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में, यहाँ तक दक्कन का पठार फैला हुआ बहुत बड़े हिस्से में। तो इसे क्या बोल सकते हैं? भारतीय प्रायद्वीप बोल सकते हैं। क्योंकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है भाई साहब, और भारत के पूर्व में बंगाल खाड़ी, और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो जो कोई भी देश तीनों तरफ से सागरों से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। आगे बात करते हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिर। रथों की जैसी डिजाइन होते हैं ना, ऐसे मंदिर बने हुए हैं वहां पे, रथ मंदिर बोलते हैं। ये बोलते हैं महाबलीपुरम के, है ना। महाबलीपुरम नामक एक जगह तमिलनाडु में पड़ते हैं। पल्लव वंश ने बनवाए जी। कौन से वंश ने बनवाए जी? पल्लव वंश। और पल्लव वंश ने शासन किया दक्षिण भारत में। राजा एक नरसिंह वर्मन। कौन से राजा ने बनवाए थे? नरसिंह वर्मन राजा ने बनवाए, ठीक है। छाप लेना, नोट कर लेना। एक तैमूर लंग था। लंग इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि एक आक्रमण के दौरान घायल हो गया था, तो इसका पैर टूट गया था, कट गया था। इस वजह से इतिहास में बताया गया, इसका नाम तैमूर लंग के नाम से फेमस हो गया। तो नसरुद्दीन महमूद करके शासन में थे उस समय भारत में। कौन थे? नसरुद्दीन महमूद उस समय भारत के शासन में थे। तो उस समय इसने आक्रमण किया दिल्ली पर,
1398 छाप लेना जी, आ चुकी है कई बार। तो दिल्ली को लूटा साहब बुरी तरीके से, जितने बुरी तरीके से लूट सकते, लोगों को मार सकते, काट सकते थे, लाशों को बिछा सकते थे। दिल्ली की सड़कों पर, मेरठ की सड़कों पर, आसपास के एनसीआर के इलाके में खूब मारा लोगों को, काटा लोगों को और दिल्ली को लूटा। खूब दिनों तक इनने लूटपाट मचाई। तो जी क्वेश्चन कई बार आता है ना, आपको पता है भारत में जितने आक्रांत आए तो भारत को लूट आई है, उन्होंने कोई बढ़िया काम तो किया नहीं हो। भारत के लोगों को मारा, भारत की सभ्यता को नष्ट किया, भारत की संस्कृति को नष्ट किया, भारत की धरोहरों को नष्ट किया। ठीक है, भारत की जो अस्मिता थी, जो कल्चर था, जो भावना थी, जो सिद्धांत थे, उन सभी को नष्ट किया इन लोगों ने। और इवन यहाँ तक कि इतने लोगों को मारा कि लाशों को बिछा दिया जाता था, ऐसा इतिहास में लिखा है अलग अलग पुस्तकों में। तैमूर लंग 1398 में आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली में था नसरुद्दीन महमूद, ये भी लिख लेना किसका शासन था, नसरुद्दीन महमूद का शासन था। ठीक है, परमाणु रिएक्टर आपने सुने होंगे, जैसे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। ठीक है, कब स्थापना हुई जाके, कब लगाया गया, 1965 में। और कहां पे, ट्राम्बे में है, बॉम्बे में, अप्सरा। तो इन परमाणु रिएक्टरों में काय के ऊपर काम होता है, विद्युत के ऊपर काम होता है। तो इनके लिए मंदक के रूप में, ये प्रोसेस है केमिस्ट्री की, मंदक के रूप में भारी जल का और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसे रट लेना। कई बार पूछा गया है कि रिएक्टरों में किसका इस्तेमाल होता है मंदक के रूप में, भारी जल, मतलब भारी जल का सूत्र कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है। शायद D2O, ये भारी जल का सूत्र होता है। और सामान्य जल का तो आप जानते हैं H2O सूत्र होता है। और ग्रेफाइट, दोनों का इस्तेमाल होता है। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे छोटा और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीपों की संख्या है 7। कितने महाद्वीप है, 7 दुनिया में। ठीक है, आगे बात करते हैं, घाना का पुराना नाम क्या है। तो घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है, अफ्रीका का देश है। इसमें चूंकि पहले काय का उत्पादन होता था, सोने का, स्वर्ण उत्पादन होता था, इस वजह से गोल्ड कोस्ट कहते थे घाना को। चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं या वलय पाए जाते हैं, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, रिंग पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही ग्रह के टोटल हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, एक निकाल दिया वैज्ञानिकों ने, क्योंकि वो गलत ऑर्बिट्स में घूम रहा था, गलत कक्षाओं में घूम रहा था, दूसरे ग्रहों में एंट्री कर जाता था। इस वजह से उसको आउट कर दिया, बाहर कर दिया। तो 8 ग्रह, 8 ग्रहों में शनि ग्रह एक, और शनि के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं बहुत सारी संख्या में, है ना। तो इसको ही रट लेना, कौन से ग्रह के, शनि के। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन नाम की घड़ी उड़ाते भैया, ऐसे याद कर लियो। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। और वलय या छल्ले किसके चारों तरफ पाए जाते हैं, शनि के चारों तरफ, जैसे गोल गोल पाए जाते हैं ग्रह के। भारत का जो संविधान है वो कैसा है, लचीला भी है हमारे देश का संविधान, और कठोर भी है। अंशतः लचीला, अंशतः कठोर भी है ना। संविधान फ्लेक्सिबल भी है, बहुत सारे कानूनों को बनाने में क्या होती है, राज्यसभा लोकसभा ही बना देती है। बहुत सारे कानूनों को बनाने में राज्यसभा लोकसभा और कुछ राज्यों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे कानूनों को आमतौर पर कैसे बनाया जाता है कि 2/3 बहुमत से पारित भी ना हो, और जितने सदस्य उपस्थित हो उनसे पारित करा लेते हैं, तो ऐसे भी कानून बन जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल भी हो गया बहुत सारे स्तरों पे, और स्ट्रांग भी हो गया कि जैसे अगर राज्य का निर्माण करना है, मान लीजिए, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यदि एक राज्य का निर्माण करना है, आर्टिकल 3 के तहत भारतीय संसद राज्य का निर्माण करती है। एक नया राज्य जैसे तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश में से, है ना, तो नया राज्य का निर्माण किसने किया, संसद ने किया संविधान के हिसाब से, और आर्टिकल 3 के हिसाब से नई संसद का निर्माण। तो नए राज्य का निर्माण करने के लिए उस राज्य से संबंधित एक जरूरत, आधे से राज्यों की जरूरत पड़ती है सहमति की, कि भाई जी नया राज्य हम बना रहे हैं, आप सहमत होते हैं कि ना। और फिर प्लस लोकसभा राज्यसभा की जरूरत पड़ता है। तो ये स्ट्रांग हो गया। ठीक है, कठोर और लचीला दोनों प्रकार का। आगे बात करते हैं, सबसे घना आबादी वाला देश। डेंसिटी ज्यादा जाएगी, मतलब लोग घनी आबादी में ज्यादा निवास कर रहे हैं। घने आबादी को मतलब जी होता है। तो सबसे घने आबादी, सार्क देश की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं सार्क सम्मेलन तो पढ़ी रखोगे, लीसेंट ते रटे करो। सार्क सम्मेलन 1985 में बनो। कब बना था, 1985 में तकरीबन। इसमें तकरीबन क्यों, इसमें 8 देशों की संख्या है, जिसमें भारत भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, इसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान भी है। इस तरीके से 8 देश हैं इसमें। 1985 में स्थापना हुई थी। तो इन देशों में सबसे घना देश, ज्यादा घनी आबादी बांग्लादेश की है, नोट कर लेना। घनी आबादी क्या की है, बांग्लादेश की। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा मक्का। अब जैसे बारिश का समय है, तो आप कहीं विजिट करेंगे आसपास के शहरों में, या अपने कस्बा में, या अपने बाजारों में, तो मक्का की गिल्ली मिलेगी तुम्हें। खावे का खूब खाओ भैया, धुआंधार खाओ। तो मक्का की बात कर रहे हैं। तो भारत, दुनिया में मक्का की जो पेटी सबसे ज्यादा, या मक्का का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, वो कहाँ पे होता है, अमेरिका में। इसे कॉर्न बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में मक्के को क्या बोलते हैं, कॉर्न। इलाके को बोल देते हैं बेल्ट। पूरे क्षेत्र को किस नाम से, बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता, यदि कहीं पे भूकंप आ रहा है,
मान लो 0 से लेके 9 तक पॉइंट होते हैं रिएक्टर स्केल पे, जहां पे मापतकाएं तीव्रता मापते हैं 0 से 9 तक होते हैं, 0 से लगा के 9 तक होते हैं, उसके बीच में तीव्रता माप ही जानते कोई ना कोई। 8 और 9 के तो तुम जानते सबसे ज्यादा विनाशकालीन भूकंप होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा देते हैं, सड़कों को फाड़ देते हैं ना, बिल्कुल मतलब खत्म कर देते हैं पूरे के पूरे। जैसे जिसका उदाहरण अभी हाल ही में टर्की में और सीरिया में भूकंप आया, जिसमें टर्की में सबसे ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी, जिसमें भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन भी चलाया और भारतीय सेना ने वहां पे मदद करी, एनडीआरएफ भी की, भारतीय सेना भी गई। कहां पे? टर्की में। टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और टर्की एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, एशिया में और यूरोप में, आधा आधा हिस्सा उसका। एक शहर है इस्तांबुल। कौन सा शहर है? इस्तांबुल। इसे एशिया का मरीज भी कहते हैं, एशिया का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है इसी शहर को, ठीक है। कौन से को? इस्तांबुल को। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा ऑपरेशन सरकार ने अभी चलाया टर्की में, जब भूकंप आ गया तो भारतीय सेना वहां पे भेजी थी भाई साहब, फटाफट बताओ बिना समय गंवाते हुए। तो भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ में। सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता या सिस्मोलॉजी अध्ययन करते हैं, और सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता। बरमूडा त्रिभुज का नाम सुना होगा आपने, बरमूडा ट्रायंगल। ये कहां पे? उत्तर अटलांटिक महासागर में। उत्तर अटलांटिक महासागर में बरमूडा एक देश का भी नाम है, जो अमेरिका के थोड़े से कहां पे लगा हुआ, बात करें तो अमेरिका के पूर्वी हिस्से में लगा हुआ है ना। और उत्तर अटलांटिक महासागर में यहाँ पे एक ऐसी स्थिति है महासागर के भीतर उत्तर अटलांटिक में कि ग्रेविटेशनल ग्रेविटी काम करती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण की स्थिति काम करती है पानी के अंदर। तो यहाँ पे जो भी जहाज गया आज तक वो लौट के नहीं आया, डूब गया नीचे। वैज्ञानिक सालों से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अध्ययन में भी पता नहीं चला है कि है क्या मामला इसका। तो बरमूडा ट्रायंगल इसलिए बड़ा फेमस है। सागर याद रखना, उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। कोई शक समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव दें, अपनी शिकायत बताएं, या कोई प्रश्न हो तो वो भी बताएं। टॉप 50 क्वेश्चंस घाघर में सागर और रामबाण क्लास ये आपके लिए चलती रहेगी, इसी तरीके से आती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, क्लास को, सेगमेंट को, वीडियो को शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिए, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।